नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। जैसा कि हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कुछ एनालिसिस कर चुके थे, नेक्स्ट कुछ फर्दर बातें करते हैं। मान लीजिए आपके एक्स वाई प्लेन में कोई पार्टिकल है जिसका की कोऑर्डिनेट्स आपको लेट्स सपोज क्या गिवन है, एक्स कोमा वाई गिवन है, और आपको इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, मतलब इसका पोजीशन बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली इसके कोऑर्डिनेट्स बता देते हैं कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो जैसे 3,5 है, तो वो इसका क्या हो गया, एक तरीके से एड्रेस हो गया इस पार्टिकल का, इसका पोजीशन हो गया। कब हो गया, जबकि हम लोगों ने क्या कंसीडर किया कि ये पॉइंट क्या है, इसका ओरिजिन है, जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0 है। तो अगर हम इस पार्टिकल का क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं और पॉइंट की तरफ डायरेक्शन दे देते हैं। क्या कहलाता है वो, इसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। लेट्स सपोज मैं इसका नाम दे देता हूँ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर को जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, इस केस में क्या लिखेंगे, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग मान लेते हैं आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलोंग मान लेते हैं जे कैप एक यूनिट वेक्टर है, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखा गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये वो सब चीज़ें हैं जो अभी तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं भाई मैं इसको यहाँ ओ पॉइंट से ऑब्जर्व नहीं करूँगा, मैं इसको किसी दूसरे ओ डैश पॉइंट से ऑब्जर्व करूँगा, मतलब आपका जो ओरिजिन है वो क्या हो गया है, वो शिफ्ट हो गया है। आपने क्या कर दिया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। तो अगर आपका मान लीजिए जो नया वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट्स सपोज वो कुछ इस तरीके से है, लेट्स सपोज कुछ इस तरीके से है कि ये आपका नया एक्स एक्सिस है, लेट्स सपोज ये वाई एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन है। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, ओ डैश का। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अब हम क्या कंसीडर करेंगे, 0,0। अब अगर हम इसी पॉइंट का एड्रेस बताएंगे तो वो इस ओरिजिन के हिसाब से क्या हो गया है, चेंज हो गया है एज कंपेयर टू कि जो पुराने वाले ओरिजिन के हिसाब से इसका क्या था, पोजीशन वेक्टर था। अब जो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे और एरो पॉइंट की तरफ देंगे। अब इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, लेट्स सपोज मैं इसको आर डैश वेक्टर लिख देता हूं। तो आर डैश वेक्टर को क्या लिखा गया, आर डैश वेक्टर को अब लिखा गया क्या, अब इसके कोऑर्डिनेट्स लेट्स सपोज ये पी पॉइंट है जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स डैश कोमा क्या है, वाई डैश है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। तो इसका पोजीशन वेक्टर लिखा गया एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। इस तरीके से आप इसका क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन अगर क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, तो पॉइंट का लोकेशन, जो कोई भी आपका पार्टिकल कहीं है उसका जो लोकेशन है वो भी क्या हो जाएगा, आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस के शिफ्ट होने से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ओरिजिन के शिफ्ट होने से आपके पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, वो भी शिफ्ट हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह का कोऑर्डिनेट एक्सिस लें, आप चाहें तो कुछ इस तरह का भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ये वाला ले लिया। अब अगर आप इस पॉइंट की पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से करनी होगी, इस तरीके से इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो आपको ये खास ख्याल रखना है कि जब भी आप ऑब्जर्वेशंस लेते हैं तो आपको अपना ओरिजिन क्या रखना है, फिक्स रखना है। अगर आप ओरिजिन शिफ्ट करते हैं तो पॉइंट का जो लोकेशन है, जो उसका पोजीशन वेक्टर है, वो क्या हो जाएगा, आपके ओरिजिन के शिफ्ट होने के साथ साथ वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। चलिए नेक्स्ट कुछ एनालिसिस करते हैं। पिछले टर्न हम लोगों ने क्या किया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ एग्जाम्पल किए थे, उसी में आगे बढ़ते हैं और कुछ नई चीजें डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। तो वेलोसिटी पुरानी क्लासेज में, जैसे छोटी क्लासेज में आप कैसे लिखते थे कि अगर आपको वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करते थे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, या सिंपल आप इसको लिख सकते थे डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन क्या, टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन क्या, टाइम टेकन। और इस हिसाब से अगर आपको क्या करना है, वेलोसिटी को
वेलोसिटी का ऐसा ही यूनिट बताना है तो आप कैसे बताएंगे? डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसा ही सिस्टम में मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को चेक कर लेते हैं कि भाई ये स्केलर है कि वेक्टर है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। जब आप एक वेक्टर को एक स्केलर से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्टिंग फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलता है वो क्या मिलता है? वो एक वेक्टर मिलता है आपको। तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर, डायरेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें उसका डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है। चलिए वेलोसिटी के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी आपको 11th में डिस्कस करना चाहिए वो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि एक तो आपको एवरेज वेलोसिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी। सेकेंडली आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये दो तरह की वेलोसिटी के बारे में अभी हम यहां पढ़ेंगे। आपको छोटी क्लासेस में कुछ सिखा दिया गया है क्या कि जनरली आपको वेलोसिटी 4 तरह का बताया जाता था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप सभी लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहलाएगी किसी पार्टिकल की? जब एक पार्टिकल इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जो वेलोसिटी कहलाएगी पार्टिकल की वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहलाएगी? जब एक पार्टिकल अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन द पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी के बारे में। एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, वी एवरेज के बारे में बात करेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी को लिखा जाता था कैसे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऐसे हम लोग क्या करते थे? एवरेज वेलोसिटी को डिस्क्राइब करते थे, एक्सप्लेन करते थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी के बारे में ये तो पता लग गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए अब मैं आपको बोलता हूं कि आप अपने होम टाउन से मान लीजिए दिल्ली को जाते हैं, और होम टाउन से जो दिल्ली के बीच का डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, वट एवर यू कॉल इट, वो मान लीजिए कितना है? वो 300 किलोमीटर है। तो आपके होम टाउन से दिल्ली का डिस्टेंस क्या बताया गया? 300 किलोमीटर। और मान लीजिए आपने क्या करा, ये 300 किलोमीटर्स को मान लीजिए 5 आवर्स में क्या कर लिया? जर्नी को कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो आपका जो एवरेज वेलोसिटी आएगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोलेंगे क्योंकि डायरेक्शन के भी आप बात नहीं कर रहे हैं, तो वो कितना आएगा? वो आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो वो कितना हो गया? वो आ गया जी 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज वेलोसिटी का क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। तो इस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी निकालते थे। आप एक चीज नोट करिए यहां कि जब आप क्या कर रहे हैं, अपने होम टाउन से दिल्ली को जा रहे हैं, तो आपको वेलोसिटी टर्म को या एवरेज वेलोसिटी टर्म को डिफाइन करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ी? एक आपका क्या? इनिशियल पॉइंट। एक आपका क्या? इनिशियल पॉइंट, जो कि आपका इस केस में क्या है? आपका होम टाउन है। एक क्या? फाइनल पॉइंट, जो कि इस केस में क्या है? दिल्ली है। आप कहां से कहां चले? आप अपने होम टाउन से दिल्ली को चले, मे बी वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ से और मे बी किसी कार्ड पाथ से, इस ऐसे किसी भी पाथ से। लेट्स सपोज आप कहां पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए, ठीक है जी। बट ओवरऑल व्हाट आई नीड टू से कि मुझे एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ी? हाउ मेनी पॉइंट्स यू रिक्वायर्ड टू डिफाइन एवरेज वेलोसिटी? एट लीस्ट यू रिक्वायर्ड 2 पॉइंट्स। आप समझे इस चीज को?
आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ी, किसको डिफाइन करने के लिए? एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए। ये 2 पॉइंट कौन से 2 पॉइंट हैं? ये वो 2 पॉइंट हैं जहां एक आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से कोई बॉडी ट्रेवल करना शुरू करती है, एक वो पॉइंट है जहां फाइनली कोई भी बॉडी जाकर के रुक जाती है, मतलब फाइनल पॉइंट है। ठीक है जी। अब आप ये भी नोट करें कि जो इनिशियल पॉइंट है और जो आपका फाइनल पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है, जो क्या है? टाइम इंटरवल, जो कि हमारे इस केस में कितना था? वो 5 आवर था। कहां से कहां जाने में? जी आपको अपने होम टाउन से दिल्ली जाने में लगा। तो 5 आवर्स को जो मतलब साइंटिफिक अप्रोच है उसमें क्या बोला गया है? एक फाइनाइट टाइम इंटरवल बोला गया है। क्या बोला गया है? फाइनाइट टाइम इंटरवल। आप समझे इस चीज को? फाइनाइट टाइम इंटरवल बोला गया है, मतलब आपने एक फाइनाइट टाइम लिया, मतलब आपने जब यहां अपने होम टाउन से चलना स्टार्ट किया तो वी यूजली से कि टाइम t इज इक्वल्स टू कितना? 0 सेकेंड से हमने चलना स्टार्ट किया, और जब हम फाइनली पॉइंट पर पहुंचे तो हमने कितने आवर्स लिए? इस केस में हमने 5 आवर्स लिए, तो 5 घंटे हमें यहां लगे। तो जब हम क्या निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और टोटल टाइम टेकन को कैसे निकालते हैं? जी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, 5 आवर्स माइनस 0 आवर्स, तो आंसर कितना आया? 5 आवर्स आया। और 5 आवर्स को अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्या कंसीडर किया गया है? एक फाइनाइट टाइम इंटरवल कंसीडर किया जाता है। अब आप एक चीज समझिए, क्या कि मान लीजिए यही चीज मैं आपको अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझाता हूं, XY प्लेन में समझाता हूं। मान लीजिए अपने पास एक पार्टिकल है जो कि XY प्लेन में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, और इस तरह का डेटा आपको गिवन है। किस तरह का? समझते हैं। लेट्स सपोज कि इनिशियली आपका जो पार्टिकल था वो P पॉइंट पर था, जिसके की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके? लेट्स सपोज x1, y1। तो आपने P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये लिख दिया। लेट्स सपोज इसको मैं नाम दे देता हूं, किसका? R1 वेक्टर का। तो आपने R1 वेक्टर लिख दिया भाई, क्या? R1 वेक्टर लिख दिया आपने, क्या? x1 i कैप प्लस y1 कितना? j कैप। ये यहां से आपका पार्टिकल टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर चलना स्टार्ट कर देता है, और लेट्स सपोज कुछ टाइम बाद आपका पार्टिकल कहां पहुंच जाता है? एक पॉइंट Q पर पहुंच जाता है, जिसके की कोऑर्डिनेट्स ऐसे गिवन है आपको, x2, y2। तो आपने Q पॉइंट की भी पोजीशन को स्पेसिफाई कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। जी ये Q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। लेट्स सपोज मैं इसको R2 वेक्टर लिख देता हूं। तो आपने R2 वेक्टर भी नोट कर दिया भाई। क्या नोट कर दिया आपने? R2 वेक्टर भी लिख दिया, जो कि लिखा गया कितना? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो R2 वेक्टर को भी लिख देते हैं। R1 वेक्टर हमने यहां लिख दिया, और R2 वेक्टर को हम लोग यहां लिख देते हैं, जो कि कितना है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ये हो गया भाई। अब आपसे पूछ लिया गया कि जी फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या फाइंड करना है आपको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप सभी को इस बात का आइडिया है कि आपका पार्टिकल कहां से कहां डिस्प्लेस हुआ है? वो पॉइंट P से पॉइंट Q तक क्या हुआ है? डिस्प्लेस हुआ है। लेट्स सपोज मैं इसको किसका नाम दे देता हूं? डेल्टा R वेक्टर का। ये डेल्टा R वेक्टर क्या फाइंड करके देता है आपको? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। या फिर मैं इसको नाम दे देता हूं S वेक्टर का, जिसको कि मैं क्या बोल देता हूं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जैसा कि हम पीछे सीख चुके हैं कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि अपना कितना आ गया? चेंज इन पोजीशन वेक्टर डेल्टा R वेक्टर, या फिर S वेक्टर अपना कितना आ गया? दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, जो कि कितना आ गया आपका? डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल्स टू S वेक्टर बराबर है। तो अगर आप R2 माइनस R1 फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये आ गया जी आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आप यहां भी वही चीज समझिए कि आपको, अब अगर मैं बोलता हूं कि आपको क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, तो आप क्या लिखेंगे इसको?
इसको अगेन आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि आपका कितना है, दैट इज एस वेक्टर अपॉन टाइम टेकन। तो लेट सपोज मैं जो टाइम टेकन लिख देता हूं यहां, वो डेल्टा टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, या फिर मैं उसको लिख देता हूं फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, या फिर आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बाय T2 माइनस T1। आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट किया आपने, एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी को। तो एवरेज वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया गया फाइनली, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R वेक्टर, और T2 माइनस T1 को भी आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा T, दैट इज चेंज इन टाइम, दैट इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आप इसको क्या लिख सकते हैं, S वेक्टर बाय क्या, डेल्टा T। मतलब फाइनली आपने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए क्या चूज किया, दो पॉइंट्स चूज किए। एक वो पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट है जिसका की पोजीशन वेक्टर क्या है, R1, एक फाइनल पॉइंट जिसका की पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर। तो दो पॉइंट्स आपने चूज किए। आपका पार्टिकल चलना कहां से स्टार्ट हुआ, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, R1 वेक्टर। आपका पार्टिकल फाइनली कहां जाकर के रुका, उस पॉइंट पर जिसका की पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर है। तो यहां भी आपने क्या किया, दो पॉइंट्स का सहारा लिया, एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। और अब हम मैथमेटिकल टर्म्स में या साइंटिफिक टर्म्स में जो T2 माइनस T1 का गैप है, जिसको कि हमने यहां डेल्टा T लिखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां डेल्टा T को जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल लेते हैं। जैसा कि मैं आपको पीछे भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये फाइनाइट टाइम इंटरवल है भाई। तो आपने इस तरीके से किसको डिफाइन कर दिया, एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन कर दिया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम और द टाइम टेकन, यू कॉल इट। आप इसको ऐसे बताते हैं। तो आपने किसको डिफाइन किया, एवरेज वेलोसिटी को। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा कोई ना कोई, जी बिल्कुल होगा। तो इस बेसिस पे हमारे से क्या पूछा गया, हमारे से ये पूछ लिया गया कि आप एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए। तो आपने एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है। तो आप एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किसको बताएंगे, आप एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज इन पोजीशन वेक्टर को या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बताएंगे। मतलब ये किसका डायरेक्शन है, ये एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाइए और फाइनल पॉइंट की तरफ आपको डायरेक्शन देना है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में ही हमेशा कौन होता है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होता है। ये आप यहां क्या करिए, नोट करके रखिए। एक और खास बात, अब अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर में किसका मैग्नीट्यूड बड़ा या किसका मैग्नीट्यूड छोटा, या दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बराबर भी हो सकता है, जी बिल्कुल, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आप यहां नोट करिए, अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा है, अगर ये क्या है, बहुत बहुत छोटा है, तो आप नोट करिए कि जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है। मतलब एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, अगर डेल्टा टी क्या है, छोटा है। ऑन द अदर हैंड कि अगर डेल्टा टी एक बड़ा फाइनाइट गैप है, टाइम इंटरवल, जिसको कि मैं आपको यहां दिखा रहा हूं कि एक फाइनाइट टाइम इंटरवल है, जिसको कि हम लोग साइंस के टर्म्स में किस से डिनोट करते हैं, डेल्टा से। मतलब जब भी आपको फिजिक्स में कहीं पर डेल्टा लिखा हुआ दिखाई दे तो डेल्टा रेफर्स टू चेंज, और चेंज भी कैसा, ऑब्जर्वेबल चेंज। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 सेकंड से 15 सेकंड तक, तो इनिशियल टाइम क्या हो गया आपका 5 सेकेंड, फाइनल टाइम क्या हो गया आपका 15 सेकेंड। जब आप डेल्टा टी निकालेंगे तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1, तो जो T2 है वो क्या है 15 सेकेंड और T1 क्या है 5 सेकेंड, तो जो डेल्टा टी आएगा वो कितना आएगा 10 सेकेंड आएगा। तो
तो 10 सेकेंड का जो टाइम गैप है, टाइम इंटरवल है, उसको क्या माना गया है? उसको फाइनाइट माना गया है। मतलब ये लगभग जीरो नहीं है। जब ये लगभग जीरो होता है, डेल्टा टी जब लगभग जीरो होता है, तो हम इसको किसी और चीज में बदल देते हैं। वो हम नेक्स्ट बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट फर्दर जब कोई टर्म डिफाइन करेंगे तो उसमें बात करेंगे। मतलब अब अगर ये अप्रोक्सीमेटली जीरो नहीं है डेल्टा टी, तो इसको क्या बोला जाएगा फिजिक्स में? फाइनाइट गैप या फाइनाइट टाइम इंटरवल बोला जाएगा। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है जी। अब हम लोग क्या करते हैं इसी में, नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। किसको डिफाइन करना है अब हम लोग को? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करना है। अब अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो एक टेक्निक, एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन बनाया गया। क्या फॉर्मूलेशन बनाया गया? सब लोग सुने कि अगर हमें v इंस्टेंटेनियस को डिफाइन करना है तो हम लोगों ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ये बनाया कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। किसको लिमिट लगाई हम लोगों ने? ये लिमिट लगाई हम लोगों ने v एवरेज को। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन बनाया गया। और अब आप इस डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का जो लॉजिक है उसको समझिए। मैं समझाता हूं आपको, इनफैक्ट मजा आएगा आपको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। मान लीजिए मैं आपको क्या करता हूं, एक टाइम का स्केल दे देता हूं। मान लीजिए यहां से हम लोग शुरू होते हैं। ये हमारा रेफरेंस या ओरिजिन है टाइम को मेजर करने का। यहां जो टाइम t इज इक्वल्स टू है वो कितना है? 0 सेकेंड। और इस पे हल्के हल्के से क्या है, ऐसे टाइम इंटरवल्स है, ऐसे एक फिक्स गैप के साथ। और जब मान लीजिए मेरा इनिशियल टाइम स्टार्ट होने का क्या है? टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड। और मान लीजिए मैं यहां बोलता हूं टाइम t1 इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड, और मैं t2 टाइम लेट्स सपोज कितना 2 सेकेंड पर जाकर के रुक जाता हूं। इतना सा टाइम t इज इक्वल्स टू कितना 2 सेकेंड पर जाकर के रुक जाता हूं। तो जो मेरा डेल्टा t आएगा वो क्या आएगा? दैट इज t2 माइनस t1, जैसा कि आप डिफाइन कर चुके हैं। तो डेल्टा t कम्स आउट टू बी 2 सेकेंड माइनस कितना 0 सेकेंड, तो कितना आया? 2 सेकेंड आया। अब बात यह आती है कि इस 2 सेकेंड को हम किस पर्टिकुलर नोटेशन से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखिए इस 2 को हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे। बट यहां अगर मैं बोलता हूं कि टाइम t1 इज इक्वल्स टू क्या? 0 सेकेंड, और जो टाइम t2 है वो बिल्कुल इसके एडजेसेंट है, मतलब यहां टाइम t2 इज इक्वल्स टू 0.0000001 सेकेंड, मान लीजिए मैं ऐसा बोल देता हूं। तो अब जब आप क्या निकालेंगे? डेल्टा t निकालेंगे। तो क्या करेंगे आप लोग? अगेन t2 माइनस t1। जब आप t2 माइनस t1 करेंगे तो t2 क्या आपका? 0.00002 और 3 5 इतना 1 माइनस 0 सेकेंड, माइनस 0 सेकेंड। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया? 0.0000001 सेकेंड आया। तो ये जो गैप है, ये जो टाइम इंटरवल है, अब इसको फिजिक्स के टर्म्स में डेल्टा से डिनोट ना करके हम लोग क्या करते हैं? इसको d से डिनोट करते हैं। d इज रेफर्स टू वेरी स्मॉल चेंज। आप समझे इस बात को कि आपने जो टाइम है उसको उसके ऊपर क्या लगा दिया? लिमिट लगा दिया। मतलब कोई भी इवेंट जो हैपन हो रहा है उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो अब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटा टाइम इंटरवल है लगभग। मतलब कि जो डेल्टा टी आया आपका, इट टेंड्स टू 0। इट टेंड्स टू 0 का मतलब ये प्रॉपर 0 नहीं है, बट इट कैन बी कंसिडर्ड एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। मतलब अगर आप इसको अपने डायग्राम में दिखाना चाहें तो आप कुछ ऐसा बोलेंगे कि अगर आपका पार्टिकल यहां से शुरू हुआ है टाइम t1 इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर, तो आपका पार्टिकल बस यहां तक मूव किया, जो कि टाइम t2 जो है इज वेरी क्लोज टू t1। मतलब t2 माइनस t1 जो डेल्टा t आएगा दैट टेंड्स टू 0, बट इट इज नॉट एक्चुअली 0। ये 0 नहीं है। आप समझिए इस चीज को, आप स्केल पे समझ सकते हैं मेरे ख्याल से। तो जो इस तरीके से फॉर्मूलेशन बनाया गया उसको क्या बोला गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप इसको ये समझ सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो भी कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी से दौड़ रहा होता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं उस पार्टिकल को?
कि वो किससे दौड़ रहा है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से दौड़ रहा है। जैसे मैं बोलता हूं, मान लीजिए किसी पार्टिकल का जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकेंड है टूवर्ड्स टोहाना, मान लीजिए मैं ऐसा बोल देता हूं, तो मेरा ये कहने का मतलब क्या है, v इंस्टेंटेनियस, मतलब मैंने किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या कर दिया, वेलोसिटी को डिफाइन कर दिया। अब आप बोल रहे हैं यहां कि आपने किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी को डिफाइन कर दिया। अभी आपको जब सर ने एवरेज वेलोसिटी समझाया तो आपको सर ने बताया कि एटलीस्ट यू रिक्वायर हाउ मेनी पॉइंट्स, 2 points टू डिफाइन एवरेज वेलोसिटी। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए भी आपको कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट्स चाहिए, बट ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, एक दूसरे के बहुत बहुत ज्यादा क्लोज हैं, और ये 2 पॉइंट्स एक दूसरे से क्या हैं, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हैं। जब आपका टाइम इंटरवल का गैप जो मतलब डेल्टा टी है, अगर वो फाइनाइट है तो आप उसी चीज को क्या बोल देते हैं, एवरेज वेलोसिटी। जब आपका टाइम इंटरवल 2 पॉइंट्स के बीच का बहुत ज्यादा ना होकर के बहुत कम है तो आप उसी चीज को क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए आप जो टाइम इंटरवल है, जो चेंज है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में 2 पॉइंट्स के बीच के गैप को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उसी चीज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी रिप्रेजेंट्स व्हाट, डी रिप्रेजेंट्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज। आप समझे इस चीज को, इसीलिए आपको ये चीज किसकी फॉर्म में समझाई गई, आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की फॉर्म में समझाई गई कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो हम लोग क्या करें, एवरेज वेलोसिटी के टाइम इंटरवल के गैप के ऊपर क्या लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं, दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इंटू वी एवरेज। तो इस तरीके से क्या करा गया, एवरेज वेलोसिटी को और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करा गया। अब अगर हमें इसका एक्सप्रेशन लिखना है वी इंस्टेंटेनियस का, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये तो लगा दिया भाई, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वी एवरेज को क्या लिखा गया, अभी अभी आपने वी एवरेज को डिफाइन किया था, वी एवरेज को लिखा गया था जी कितना, डेल्टा आर वेक्टर बाय कितना, डेल्टा टी। आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया था किसको, एवरेज वेलोसिटी को। तो इस पर्टिकुलर पूरे टर्म को, इस वाले पूरे टर्म को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखा गया, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हैं दैट इज dr बाय dt। अब आपको मैं बता चुका हूं बार बार कि जहां डेल्टा लगा है वो फाइनाइट चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और जहां d लगा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो बहुत स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब आप यहां इसको डायमेट्रिकली समझ सकते हैं डायग्राम से कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच का टाइम इंटरवल बहुत कम है तो उन दोनों के बीच की दूरी को लेट्स सपोज हम लोग क्या लिख सकते हैं, dr, और उनके बीच के टाइम गैप को क्या लिख सकते हैं, dt। तो ये क्या हो गया आपका, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। इनफैक्ट अब मैं आपको बोलता हूं कि आपका जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ से ट्रेवल ना करके 2 पॉइंट्स के बीच में किसी भी एक कर्व्ड पाथ से ट्रेवल किया, ऐसे कोई भी कर्व पाथ से ट्रेवल किया, ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल है। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या फाइंड करना है, पॉइंट 1 का नाम मैं इसको दे देता हूं, पॉइंट 1 का नाम मैं इसको दे देता हूं 1, और मान लीजिए इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं 2, और मान लीजिए मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं क्या, 3। मुझे अगर पॉइंट 1 पर, किस पर, पॉइंट 1 पर क्या फाइंड करना है, v इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है, तो मैं कैसे v इंस्टेंटेनियस फाइंड करूंगा, आप क्या काम करेंगे, पॉइंट 1 के आजू बाजू में दो क्या लेंगे, पॉइंट्स लेंगे, जिनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या लेंगे आप, dr लेंगे, और दोनों के हैपन होने का जो टाइम इंटरवल है, मतलब दोनों के बीच का जो टाइम गैप है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, लगभग टेंड्स टू 0, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय dt। तो आप देखिए कि जो dr वेक्टर है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका डायरेक्शन ये है भाई, अब आप ध्यान से देख सकते हैं डायग्राम में। सिमिलरली आपको अगर पॉइंट 2 पे करना है तो पॉइंट 2 पर पे भी यही है dr वेक्टर का डायरेक्शन।
सिमिलरली अगर आपको पॉइंट 3 पर करना है तो पॉइंट 3 पर भी आपका जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन ये रहेगा। तो मतलब आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो किसकी डायरेक्शन में होता है, वो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। और अगर आपको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देना है तो वो आप डायरेक्शन कैसे देंगे, अलोंग द टेंजेंट। कैसे देंगे, अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, और आप इसको बोल सकते हैं एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो आपका पॉइंट 1 पर जो डिस्प्लेसमेंट लिखा गया उसको लिखा गया लेट्स सपोज dr1 वेक्टर बाय dt। अब अगर आपसे बात करी जाए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की यहां, तो मैं आपको इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके दिखा देता हूं, और यहां जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन ये है। सिमिलरली फॉर पॉइंट 2 दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v इंस्टेंटेनियस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ v इंस्टेंटेनियस फॉर पॉइंट 3। मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाना चाहिए। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जरूरी नहीं होता हर समय कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम हो। जी हां, ये सेम हो सकती है अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करे, मतलब ये इनिशियल पॉइंट पार्टिकल का, ये फाइनल पॉइंट, और वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव किया इस तरीके से, ये इनिशियल पॉइंट पॉइंट 1 और ये फाइनल पॉइंट 2। अब अगर आप इस पाथ में कहीं पर भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालेंगे तो वो इस लाइन के अलोंग ही आएगा, मतलब टेंजेंट जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो वो इस लाइन पे ही आएगा। और इस केस में अगर आप एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी फाइंड करेंगे तो वो किसके अलोंग ही आएगी, वो इसी लाइन के अलोंग आएगी। तो v एवरेज का डायरेक्शन ये हो गया, और ये किसके डायरेक्शन से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये v इंस्टेंटेनियस के। आप ख्याल रखिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। जनरली लोग इसी चीज को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बेसिक नहीं पढ़ाया भाई, कि अगर मैं चाहता तो आपको यहाँ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटीज में उलझा करके रख सकता था, बट ये वो कोर चीज है जो 11th क्लास में आपको समझ आ जानी चाहिए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किसके अलोंग होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग, या फिर आप कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर के अलोंग। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है उसका डायरेक्शन किसके अलोंग होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। क्या ड्रॉ करना है, सब बच्चे जान पाएंगे, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग। चलिए अब आपको मैं इसी में स्पीड भी एक्सप्लेन कर देता हूं। सेम थिंग इज हैपन्स विद द स्पीड ऑल्सो। अगर आपसे स्पीड के बारे में पूछ लिया जाए तो स्पीड क्या है, जैसा कि आप छोटी क्लासेस में डिफाइन करते थे, स्पीड क्या है, स्पीड को जनरली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्या, टाइम टेकन। मेरे ख्याल से सब लोग को आइडिया है कि डिस्टेंस को हम लोग ऐसे ही सिस्टम में मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। और स्पीड के बारे में जानते हैं कि ये स्केलर है, वेक्टर है। डिस्टेंस के बारे में सब लोग इससे पहले जानते हैं ये स्केलर है, टाइम ट्रेवल्ड भी स्केलर है। स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिजल्टिंग फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा वो भी कैसा मिलेगा, स्केलर मिलेगा। चलिए इसके भी टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो इसके भी दो टाइप हमें पढ़ने हैं भाई, एक एवरेज स्पीड आपको पढ़ना है और दूसरा जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको पढ़ना है। खास ख्याल रखिएगा। अब आपको कोई बोल दे कि आपको v एवरेज निकालना है, अब आप ध्यान रखिएगा इस चीज का कि अगर मैं आपके सामने यहाँ v एवरेज बिना एरो के लगा रहा हूं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज स्पीड को। अगर मैं इसको एरो के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो v एवरेज को कैसे लिखा गया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। चलिए जैसा कि डायग्राम में अपने को दिखाई दे रहा है कि पार्टिकल ने ये रेड लाइन वाला पाथ ट्रेवल किया,
तो ये क्या कहलाएगा, ये रेड लाइन का जो पाथ जो आपके पार्टिकल ने ट्रेवल किया, इसको क्या बोला जाएगा, सिंपली डिस्टेंस बोला जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लेट्स सपोज कि मैं इसको क्या करता हूं, x से डिनोट कर देता हूं या l से डिनोट कर लीजिए। तो v एवरेज को कैसे लिखा गया, v एवरेज को लिखा गया s अपॉन क्या लिखेंगे आप इसको, डेल्टा t लिखेंगे आप इसको, दैट इज एवरेज स्पीड। ये सिंपली एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, यहां आपको डायरेक्शन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक प्योर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। यहां फिर से खास ख्याल रखिए, डेल्टा टी जो है वो एक फाइनाइट टाइम इंटरवल गैप है, और अगर आपको इसी में किसको डिफाइन करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करना है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह कैसे डिफाइन करा जाएगा, एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के साथ, जिसमें कि लिखा गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इंटू क्या, वी एवरेज, जिसको कि मैं क्या लिख सकता हूं आपके सामने, मैं यहां लिखता हूं इसको, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इंटू क्या, s बाय डेल्टा टी, जिसको कि क्या लिखा गया, इसको लिखा जा सकता है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू ds बाय dt। अगेन फिर से ख्याल रखिएगा, d रिप्रेजेंट्स व्हाट, वेरी स्मॉल चेंज, एंड डेल्टा रिप्रेजेंट्स व्हाट, फाइनाइट चेंज। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहां भी आपको डायरेक्शन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, और एवरेज स्पीड जो है वो भी क्या है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसके बारे में भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट हां, इस तरह के कंपैरिजन कुछ कर सकते हैं आप, कि आपसे अगर पूछा जाए कि आप बताइए v इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या डिफरेंस है, इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो एक सिर्फ एक चीज का फर्क है इन दोनों चीजों में, आप नोट करिए, v इंस्टेंटेनियस क्या है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी की डायरेक्शन किसके अलोंग दी थी हम लोगों ने, अलोंग टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और v इंस्टेंटेनियस क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को। तो v इंस्टेंटेनियस क्या है, एक सिंपल मैग्नीट्यूड है, सिंपल एक न्यूमेरिकल नंबर है, इसका कोई डायरेक्शन आपको देने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि v इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या बराबर होता है, जी हाँ बिल्कुल बराबर होता है। आप नोट करिए यहां कि v इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड इज हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, v इंस्टेंटेनियस। मतलब इसको समझें, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आप ये चीज नोट करिए कि क्या ये दोनों चीजें बराबर हो सकती हैं, जी हाँ बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि यहां हम लोग क्या मानते हैं कि जो टाइम इंटरवल है वो बहुत स्मॉल है। जब बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कोई पार्टिकल मूव करता है, तो क्या उसके पास, आप खुद सोचिए कि क्या उसके पास अपना डायरेक्शन चेंज करने का समय होता है, जी उसके पास अपनी डायरेक्शन चेंज करने का कोई समय नहीं होता है। तो इसका मतलब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, उन दोनों के, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उन दोनों के अंदर डिफरेंस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, डायरेक्शन का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, वो अलोंग टेंजेंट करते हैं। अब अगर आपसे ये चीज एवरेज के केस में पूछ ली जाती, तो अब बात करते हैं एवरेज पे। एवरेज वेलोसिटी और दूसरी तरफ आपके सामने क्या है, v एवरेज, जो कि एवरेज स्पीड है। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड करूं, तो उसके बीच में मुझे क्या बताना है, रिलेशन बताना है, किसका, एवरेज स्पीड का। तो वो ध्यान रखिए आप, क्या हो सकता है, एवरेज स्पीड may be greater than or equal to the magnitude of average velocity। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे, अब आप ध्यान से देखिए,
जब आप एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए आपने किसका सहारा लिया? आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सहारा लिया। और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू द मोड ऑफ क्या? डिस्टेंस कह सकते हैं आप लोग, या सिंपली डिस्टेंस लिखिए। जो रिलेशन यहां होल्ड है वही सेम रिलेशन बेटा यहां भी होल्ड है। द सेम थिंग हैपेंस विद द वेलोसिटी ऑल्सो। ये छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये बराबर किस केस में हो सकता है, तो बराबर इस केस में हो सकता है भाई, जब एक बॉडी क्या करता है? लीनियर पाथ में ट्रेवल करता है, तो उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है। तो इस केस में तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इज हैज टू बी इक्वल टू द डिस्टेंस। बट मैं बोलता हूं इन स्पाइट ऑफ दिस आपका बॉडी कुछ इस तरीके के पाथ में ट्रेवल करता है, तो अब आप क्या बोलेंगे कि ये जो चीज ट्रेवल की ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये जो पाथ एक्चुअल में ट्रेवल किया आपके पार्टिकल ने वो क्या है? वो डिस्टेंस है। आप सब लोग इस तरीके से इसको जानते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। एक और खास बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल पे डिपेंड करता है, तो आप सब लोग नोट कीजिए। देखिए आप यहां कि डिस्प्लेसमेंट हम किसको नाम देते हैं? द लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट एंड विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल पॉइंट। तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपका कोई भी पार्टिकल, मान लीजिए कुछ ऐसा बोला गया आपको कि आपके पास एक पार्टिकल है जो ए पॉइंट से कहां तक ट्रेवल किया? बी पॉइंट तक। तो आपको डिस्प्लेसमेंट तो बिना पार्टिकल का रास्ता, बिना पार्टिकल के पाथ की नॉलेज के भी पता है, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन करेंगे और डायरेक्शन किसके तरफ देंगे? फाइनल पॉइंट की तरफ। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ी पार्टिकल वास्तविकता में कहां से चला। मे भी हो सकता है पार्टिकल कोई नाचता कूदता हुआ इधर पहुंचता। बट अगर आपको क्या डिफाइन करना है? डिस्टेंस अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको किसकी जरूरत होती है? पाथ की जरूरत होती है। सो यू कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट एंड डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। द सेम थिंग इज किसके साथ हैपन होगी भाई? स्पीड और वेलोसिटी के साथ। सेम मैनर में वेलोसिटी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट स्पीड ऑफ ए क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस तरीके से आप एवरेज और इंस्टेंटेनियस का जो गेम है उसको समझिए और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करिए।